हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स ग्रुप। माई सेल्फ के। देखो, अपन कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आज फर्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे बेसिकली सीमेंट के बारे में। ठीक है, तो देखो सीमेंट क्या होता है। सीमेंट इज ए प्रोडक्ट बाय पुल्वराइजिंग क्लिंकर फ्रॉम्ड बाय कैल्सिनेटिंग रॉ मटेरियल्स। यानी बेसिकली सीमेंट एक ऐसा मटेरियल है जिसमें क्या करते हैं अपन, पुल्वराइज करेंगे किसको, क्लिंकर्स को। अब देखो क्लिंकर क्या होता है, पुल्वराइजेशन क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा। सीमेंट इज ए प्रोडक्ट बाय पुल्वराइजिंग ऑफ क्लिंकर फॉर्म्ड बाय कैल्सिनेटिंग रॉ मटेरियल्स। प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ लाइम, सिलिकेट, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड। तो देखो बेसिकली सीमेंट क्या है, सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है, इतना अपन को समझ में आता है। ठीक है, बाइंडिंग मटेरियल का मतलब क्या होता है, बाइंड करने के, यानी कि दो डिफरेंट मटेरियल को बाइंड करने के काम आएगा। पहली बात तो ये है। अब ये बनेगा कैसे, तो देखो बेसिकली अपन जब बात करते हैं रॉक्स की, तो बेसिकली अपन दो रॉक्स को लेते हैं। एक तो अपनी होती है कैल्करस रॉक और एक होती है आर्जिलियस रॉक। ठीक है, तो कैल्करस रॉक क्या होती है, जिसके अंतर्गत लाइम की कंटेंट होती है, यानी कि CaO होता है। बेसिकली लाइमस्टोन हो गया, चाक हो गया। फिर दूसरा अपन बात करते हैं कैल्करस, जिसके अंतर्गत की एल्यूमिना की कंटेंट ज़्यादा होती है। तो बेसिकली इन दोनों रॉक से, यानी जिनके अंदर अल्टीमेटली क्या हो, प्राइमरी लाइम हो, सिलिका हो, एल्यूमिना हो, आयरन ऑक्साइड हो, ऐसे कुछ रॉ प्रोडक्ट हैं। उन रॉ प्रोडक्ट को यदि अपन क्लिंस के अंदर ले जाएं, ठीक है, क्लिंस यानी कि भट्टियों के अंतर्गत लेके जाएं, तो हाई टेम्परेचर पर जब उनको बर्निंग अपन कराते हैं तो वहाँ से क्लिंकर की फॉर्मेशन होता है। क्लिंकर का मतलब होता है कि अपने जैसे कि लम्स होते हैं, यानी कि 3 mm से लेके या फिर 8 mm से लेके 20 mm तक के क्या लम्स बनते हैं। ठीक है, उन लम्स को क्या कहा जाता है, क्लिंकर कहा जाता है। यदि इन क्लिंकर को क्या किया जाए, पुल्वराइज किया जाए। पुल्वराइज मतलब होता है पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है भाई, कैल्सिनेशन का मतलब हो गया उनको जलाना, हीट प्रोवाइड करना, यानी अल्टीमेटली लाइमस्टोन को हीट प्रोवाइड किया। हीट के बाद उसके अंदर क्या हुआ, क्लिंकर का फॉर्मेशन हो गया, और इन क्लिंकर को क्या कर दिया अपन ने, पीस दिया, यानी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो जो मटेरियल बनेगा वो क्या होगा, सीमेंट हो गया। अब अपन आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। तो सीमेंट इज ए प्रोडक्ट बाय पुल्वराइजिंग ऑफ क्लिंकर्स, यानी सीमेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको क्लिंकर के पुल्वराइजेशन से बनाया जाता है बाय कैल्सिनेटिंग ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल का अपन कैल्सिनेटिंग करेंगे, फिर क्लिंकर्स बनेंगे, क्लिंकर का अपन पुल्वराइजेशन करने के बाद में सीमेंट बनाएंगे। अब इस रॉ मटेरियल के अंदर क्या होगा, जिसके अंदर ऐसी रॉक्स जिनके अंदर प्राइमरी क्या हो, लाइम हो, सिलिका हो, एल्यूमिना हो और आयरन ऑक्साइड हो। ठीक है, इन सबसे मिलके क्या बनेगा, मेरा सीमेंट बनता है। यहाँ पे देखो सीमेंट के अंदर बेसिकली तो दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो अपनी होती है एडिसिव और एक होती है अपनी कोहेसिव। तो बेसिकली देखो एडिसिव का मतलब क्या होता है कि यदि दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, ठीक है, यदि दो डिफरेंट मटेरियल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं एडिसिव। और जो सेम प्रॉपर्टी यानी सेम मटेरियल यदि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उसको अपन क्या कह देते हैं, कोहेसिव कहते हैं। तो बेसिकली सीमेंट के अंदर ये दोनों ही प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली सीमेंट हैज बोथ एडिसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज। सीमेंट हैज कोहेसिव एंड एडिसिव प्रॉपर्टीज, यानी कि दोनों ही प्रॉपर्टी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। यानी ये सेम पार्टिकल्स भी क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में अटैच हो सकते हैं, और डिफरेंट पार्टिकल्स भी एक दूसरे के अटैच होते हैं। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है वो कब दिखाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि जब तक आप सीमेंट के अंतर्गत वाटर नहीं मिलाओगे जब तक वो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। लेकिन जैसे आपने सीमेंट के अंदर वाटर को ऐड किया तो सीमेंट क्या करता है, वाटर के साथ ऐड होकर रिएक्ट करने लग जाते हैं, यानी उसका सीमेंट का हाइड्रेशन यहाँ से होने लग जाता है। और जैसे सीमेंट का हाइड्रेशन होता है तो वहाँ से अपन को क्या एक स्टिकी पेस्ट मिलेगा, यानी चिपचिपा। ठीक है, और चिपचिपे का मतलब क्या होता है, उसमें एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है। चाहे आप वहाँ पे खुद सीमेंट की बात कर लें या फिर सीमेंट के साथ में कोई डिफरेंट यूनिट को अपन ऐड कर लें, तो ये दूसरे को क्या करेगा, बाइंड करके यहाँ पे रखता है। तो बेसिकली सीमेंट के अंदर कोहेसिव एंड एडिसिव दोनों ही प्रॉपर्टी यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ मैं स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ कि जैसे मैं स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूँ या फिर इसकी डेंसिटी की बात करूँ, तो स्टैंडर्ड डेंसिटी कितनी होती है भाई कॉन्क्रीट सीमेंट की, द स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज 1440, यानी 1440 kg पर
मीटर क्यूब होती है। तो डेंसिटी की यूनिट क्या होती है भाई, केजी पर मीटर क्यूब। यदि आपको बोला जाए कि 1 मीटर वॉल्यूम है, 1 मीटर वॉल्यूम मतलब क्या हो गया, एक ऐसा कंटेनर जिसका मतलब लंबाई भी क्या हो 1 मीटर हो, चौड़ाई भी क्या हो 1 मीटर हो और उसकी ऊंचाई भी 1 मीटर हो, ऐसे कंटेनर के यदि सीमेंट को फिल किया जाए तो उसके अंतर्गत 1440 केजी सीमेंट उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल हो गई। वही यदि मैं बात करूँ, आपने देखा होगा सीमेंट के क्या आता है, बैग आते हैं। ठीक है, तो एक बैग के मैं वेट की बात करूं, सीमेंट वन बैग हैव 50 kg वेट, 50 kg वेट। तो सीमेंट के एक बैग का वेट कितना होता है भाई, 50 kg होता है। ये आपको यूनिट याद रखनी। कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनते हैं कि स्टैंडर्ड डेंसिटी क्या होती है सीमेंट की, अपन से पूछ लिया जाए वेट कितना होता है, वहीं आपसे पूछ लिया जाए कई बार स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। तो ये होती है अपनी कितनी, 3.15। कितनी होती है भाई, 3.15। तो 3 यहाँ पे अपन ने याद किए, क्या किया भाई, एक तो डेंसिटी कितनी होती है 1440 केजी पर मीटर क्यूब। यदि एक सीमेंट के बैग का वेट की बात करूँ तो कितना होता है 50 केजी, और यदि मैं यहाँ बात करूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी की तो वो कितना हो गया अपना 3.15। वही यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सीमेंट के एक बैग का वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है, सीमेंट के एक बैग का वॉल्यूम कितना होता है, तो वो भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ वन सीमेंट बैग। तो ये होता है अपना 0.0347 मीटर क्यूब। ठीक है, कितना होता है 0.0347 मीटर क्यूब, या फिर आप इसको अप्रॉक्सीमेटली यदि लीटर की बात करें तो इसको अपन मान लेते हैं 35 लीटर्स। ये भी कई बार पूछा जाता है कि एक सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना। अब निकालने के लिए कैसे निकाल सकते हैं अपन भाई, सिंपल सी बात है, 50 केजी कितने हैं, एक बैग का वेट है और अपन को क्या निकालना है वॉल्यूम। तो वेट में क्या कर दो, इसका भाग दे दो, लेकिन 50 डिवाइड बाई 1440, तो ये आंसर आ जाएगा इसका सिंपल सा। यदि आपको याद नहीं रहे, यदि दोनों चीज़ यहाँ पे याद हैं तो क्या करना है भाई, वेट के अंतर्गत इससे भाग दे देना है डेंसिटी से, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, बेसिकली डेंसिटी क्या होती है अपनी, डेंसिटी इज द मास अपॉन में वॉल्यूम, यही तो होता है। अब आपसे वॉल्यूम पूछ लिया तो क्या कर दोगे, वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, मास अपॉन डेंसिटी कर देंगे यहाँ से। तो आपको सीधा क्या मिल जाएगा भाई, 15 डिवाइड बाई 1440, दैट इज 0.0347 मीटर क्यूब। ठीक है, तो सिंपल आप यहाँ से ऐसे निकाल भी सकते हो, यदि आपको याद ना रहे तो यहाँ से बेसिक सा सिंपल सा एक तरीका है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ भी आपके समझ में यहाँ से क्लियरली हो गई है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट की। तो बेसिकली देखो सीमेंट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सीमेंट को बेसिकली क्या किया जाता है भाई, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है अपना सीमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं सीमेंट। ठीक है, इसको एक तो होता है अपना हाइड्रोलिक सीमेंट। क्या होता है भाई, हाइड्रोलिक। ठीक है, हाइड्रोलिक सीमेंट। और एक होता है अपना नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट, ठीक है, नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। तो इन दोनों के बारे में भी अपन को यहाँ पे डिफरेंस इनका थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिक सीमेंट के अंदर क्या होता है और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट के अंदर क्या होता है। तो मैं यहाँ बोर्ड पे दोनों के डिफरेंस आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में होते हैं। तो अभी अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे सीमेंट के टाइप्स की। तो देखो बेसिकली सीमेंट जो है वो 2 टाइप्स का होता है, एक हाइड्रोलिक होता है और एक नॉन हाइड्रोलिक होता है। तो हाइड्रोलिक सीमेंट एंड नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। अब बेसिकली देखो दोनों के अंदर डिफरेंस की बात करते हैं अपन कि हाइड्रोलिक सीमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है और नॉन हाइड्रोलिक के अंतर्गत क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं बात करूँ इसके बनता किससे, तो फर्स्ट मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोलिक सीमेंट की। तो इट इज़ मेड आउट ऑफ लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम। यानी कि जो हाइड्रोलिक सीमेंट है उसको बनाने के लिए अपन को क्या चाहिए, या तो लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम। इन मटेरियल बेसिकली जो रॉ मटेरियल रहेगा वो क्या रहेगा, लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम रहेगा मेरा किस केस के अंतर्गत, हाइड्रोलिक सीमेंट के अंतर्गत। सॉरी, नेक्स्ट वहीं मैं बात कर दूं नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट की। इसके अंदर क्या होता है,
इट इज़ कंपोज्ड बाय नॉन हाइड्रोलिक लाइम, यानी हाइड्रोलिक के अंदर देखो, हाइड्रोलिक का मतलब बेसिकली क्या होता है, वाटर से रिलेटेड, हाइड्रो का मतलब क्या था, वाटर, यानी ऐसा लाइम जो कि नॉन हाइड्रोलिक है, प्लस जिप्सम प्लास्टर एंड ऑक्सीक्लोराइड। यदि इसके अंदर जो रॉ मटेरियल क्या रहेगा, वो क्या रहेगा मेरा, नॉन हाइड्रोलिक लाइम, जिप्सम प्लास्टर एंड ऑक्सीक्लोराइड। इसके अंदर जो रॉ मटेरियल हो गया लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम। तो फर्स्ट डिफरेंस तो अपन ने यहाँ पे ये कर लिया हाइड्रोलिक और नॉन हाइड्रोलिक के अंदर। सेकंड डिफरेंस की बात करूँ कि जो हाइड्रोलिक सीमेंट है ये बेसिकली जो सेट होता है वो प्रेजेंस ऑफ वाटर में होता है, ठीक है। तो इट सेट्स एंड हार्डन एक्सट्रीमली फास्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी जब भी अपन बात करते हैं सीमेंट के अंतर्गत, सीमेंट के अंदर आपने जैसे वाटर को ऐड किया तो ये बहुत तेज गति से क्या होने लग जाता है, हार्ड होने लग जाता है और सेट होने लग जाता है। बेसिकली ये जो प्रोसेस है, यानी सीमेंट के अंदर जैसे अपन वाटर को ऐड करते हैं तो इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होने लग जाती है जिसको अपन कहते हैं हाइड्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली वाटर के साथ यदि मेरा सीमेंट रिएक्ट कर रहा है तो इस प्रोसेस को मैं क्या कहता हूँ, हाइड्रेशन। तो इस हाइड्रेशन की प्रोसेस ये क्या है, बहुत ज़्यादा तेज होती है, एक्सट्रीमली फास्ट होती है, इससे ये जल्दी से सेट हो जाता है, हार्ड स्टेट के अंतर्गत आ जाता है। और जैसे ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या है, वाटर के साथ रिएक्ट करके ही ये क्या बना रहा है, एक वाटर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, वाटर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है। यानी ये जो इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व जब हो जाएगी, यानी हाइड्रेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद में जो मटेरियल यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेरा कैसा रहेगा, वाटर रेजिस्टेंस रहेगा और स्टेबल रहेगा, ठीक है। यानी उसके ऊपर फिर वाटर से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो पानी को स्टोर भी कर सकता है। जबकि यही मैं बात करूं नॉन हाइड्रोलिक की, तो इट सेट्स एंड हार्डन व्हेन देयर इज ए रिएक्शन ड्यू टू द कार्बोनेशन, यानी इसके अंदर तो क्या हो रहा है, हाइड्रेशन। बेसिकली इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन जो इन्वॉल्व हो रही है वो क्या हो रही है, अपनी हाइड्रेशन, ठीक है। और इसके अंदर जो मेरी रिएक्शन जो इन्वॉल्व है सेट और हार्ड होने के अंदर वो क्या है, कार्बोनेशन। तो देखो हाइड्रेशन तो किसकी वजह से, प्रेजेंस की वजह से होता है, वाटर की प्रेजेंस से होता है। वहीं कार्बोनेशन की बात करूँ, देखो नेचुरल एयर जो है, नेचुरल जो एयर है उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो सीमेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, कार्बोनेशन, ये रिएक्शन कहलाती है और ये जाके क्या हो जाता है, सेट और हार्ड हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, कार्बोनेशन। इसके अंदर जो सेटिंग और हार्डनिंग जो हो रही है वो ड्यू टू हाइड्रेशन हो रही है, जबकि नॉन हाइड्रोलिक के अंदर जो सेटिंग एंड हार्डनिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, अपनी कार्बोनेशन की वजह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात मैं करूं डिफरेंस की, तो इट अलाउज हार्डन मटेरियल ड्यू टू रेजिस्ट फ्रॉम केमिकल अटैक, यानी यहाँ पे जो मटेरियल बन रहा है, यानी कि जो हाइड्रोलिक सीमेंट है, हाइड्रोलिक सीमेंट का जो बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ से जो प्रोडक्ट बना है वो मटेरियल को क्या है, केमिकल अटैक से भी सेव करता है, ठीक है। यानी यहाँ पे यदि कोई एसिड अटैक की बात करें या फिर कोई भी केमिकल इसके ऊपर आएगा तो उसके साथ में रिएक्ट नहीं करेगा और जो भी प्रोडक्ट है उसको बचा के रखेगा। यदि अपने सीमेंट की लेयर अपन यदि रेनफोर्समेंट के ऊपर चला दी उसके भी अपन का केमिकल अटैक से यहाँ पर बचा के रखेगा। वहीं यदि मैं बात करूँ नॉन हाइड्रोलिक की, इट शुड बी केप्ट ड्राई टू अटेन स्ट्रेंथ। इसको यदि अपन को स्ट्रेंथ देना है तो इसको ड्राई कंडीशन के अंतर्गत बना के रखना पड़ेगा अपन को, ठीक है। हेंस इट कैन नॉट बी सेट इन वेट कंडीशन, क्योंकि जब भी ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पे वेट होगा या फिर ह्यूमिडिटी होगी या फिर मैं बात करूँ अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन की, तो वहाँ पे मैं इसको यूज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। जबकि इसको अपन अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग के अंतर्गत भी यूज कर सकते हैं, जहाँ कहीं भी ऐसा मॉइस्चर यानी वेटी सीजन है, वेटी रीजन है, ठीक है, जहाँ पे अंडर वाटरिंग भी अपन को करनी पड़ रही है, अंडर वाटरिंग कॉन्क्रीटिंग करनी पड़ रही है या फिर कोई रिपेयर का वर्क करना पड़ रहा है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। हाइड्रोलिक सीमेंट को नॉन हाइड्रोलिक को नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेंथ कार्बन डाइऑक्साइड यानी एयर की प्रेजेंस में देता है, ये वाटर की प्रेजेंस के अंतर्गत देता है। वहीं इनमें एग्जाम्पल की बात करूँ तो हाइड्रोलिक सीमेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा मेरा पोर्टलैंड सीमेंट, और नॉन हाइड्रोलिक का जो एग्जाम्पल हो जाएगा मेरा हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो देखो बेसिकली जो सीमेंट जो बनाया जाता है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है या तो नेचुरल स्टोन से या फिर अपन आर्टिफिशियल स्टोन से अपन बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसके दो प्रोसेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। अपन जब बात करते हैं इसकी तो सीमेंट को मैन्युफैक्चरिंग करने के दो प्रोसेस होते हैं, एक अपना वेट प्रोसेस होता है, एक अपना क्या होता है, ड्राई प्रोसेस होता है। इन दोनों ही प्रोसेस से अपन क्या कर सकते हैं, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो जब अपन बात करें नेचुरल सीमेंट की, तो नेचुरल सीमेंट कहाँ से बनेगा, जो नेचुरल रॉक्स में अपन को अवेलेबल रहेंगी, चाहे लाइमस्टोन की बात करें चाहे अपन चाक की बात कर लेते हैं कैलक्रस के अंदर, ठीक है। देखो कैलक्रस के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर लाइम प्रीडोमिनेंट होते हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। वही यदि मैं आर्जिलिस की बात करता हूँ तो उसके अंदर क्या होता है, मेरा एल्यूमिनियम प्रीडोमिनेंट होता है उसके अंदर, ठीक है। वही यदि नजल सीमेंट की मैं बात करूँ तो इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे कि अपना रोमन सीमेंट हो गया, पोज्जोलोना सीमेंट हो गया, ठीक है, मेडिना सीमेंट हो गया, ये सारे अपने क्या आते हैं,
नेचुरल सीमेंट के अंतर्गत आते हैं। वही यदि मैं आर्टिफिशियल सीमेंट की मैं बात करूँ तो बेसिकली जो पोर्टलैंड सीमेंट हो गया या फिर कुछ स्पेशल टाइप के जो सीमेंट है वो अपने आर्टिफिशियल सीमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे अपन को बेसिकली याद रखना मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है इसको अपन और डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि ड्राई मेथड क्या होता है और वेट मेथड क्या होता है। यदि मैं बात करूँ यदि रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग, ठीक है, यदि मेरा नेचुरल सीमेंट की बात करूँ तो नेचुरली रॉक से ही मिलेगा, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, हाँ, रोमन सीमेंट हो गया, पोजुलान सीमेंट हो गया। वहीं यदि मैं आर्टिफिशियल सीमेंट की बात करूँ तो बेसिकली ये जो मिलता है वो कहाँ से मिलेगा अपन को, आर्टिफिशियल स्टोन से ही मिलेगा, जिसमें अपन एग्जाम्पल की अपन बात करी पोर्टलैंड सीमेंट एंड आप ना जितने भी आर्टिफिशियल सीमेंट्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। ये क्लियर हुई यहाँ तक की कहानी। नेक्स्ट जो अपन अब बात करते हैं वो करते हैं अपन केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल मैंने आपको बता दी कि एक तो अपने क्या होंगे नेचुरल स्टोन रहेंगे और दूसरे अपने क्या रहेंगे आर्टिफिशियल स्टोन रहेंगे। तो देखो बेसिकली जब अपन रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं यानी जिससे अपने को सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसको अपन क्या कह देंगे, रॉ मटेरियल कह देंगे। तो रॉ मटेरियल के अंदर बेसिकली देखो तीन कंपोनेंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो लाइम होता है, एक मतलब सिलिका होता है और एक होता है एल्यूमिना। तो बेसिकली तीन ही इंग्रेडिएंट हैं, इन तीनों के ही ऑक्साइड्स बेसिकली, ठीक है। यदि कैल्शियम ऑक्साइड की मैं बात करूं तो लाइम हो जाता है, यदि मैं सिलिकेट्स की बात करूं SiO2 की बात करूं तो सिलिका हो जाता है, और तीसरा मैं बात कर लेता हूं एल्यूमिना। तो देखो डिफरेंट परसेंटेज के अंदर इनका क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है। तो अपन क्या करेंगे एक एक जो भी मटेरियल है, ठीक है, जैसे चाहे मैं लाइम की बात करूं, चाहे सिलिका की बात करूं, आयरन ऑक्साइड की बात करूं, एल्यूमिना की बात करूं, तो एक तो अपन ये याद रखना है अपन को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू दोनों व्यू से आने याद रखता है कि कितना प्रतिशत तो ये होता है, ठीक है, कितना प्रतिशत ये इंग्रेडिएंट होना चाहिए, ठीक है। एवरेज क्या है इसका अप्रॉक्सीमेटली, इसकी प्रेजेंस सीमेंट के अंदर क्या इफेक्ट होंगे, यदि इसकी डिफिशियंसी है यानी इसकी कमी की वजह से भी क्या इफेक्ट होगा, और यदि एक्सेस के अंतर्गत ये है तो उससे उसके ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो वन बाई वन में डिस्कस करते हैं। जैसे पहला जो कंटेंट की मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा जो सीमेंट के अंदर होता है वो होता है अपना लाइम। क्या होता है भाई, लाइम, जिसको अपन कह देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या फिर CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। सबसे ज़्यादा जो मात्रा में जो कंपोजिशन जो पाया जाता है रॉ मटेरियल के अंदर वो क्या पाया जाता है, लाइम पाया जाता है। यदि कंपोजिशन की परसेंटेज की बात करूं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 60 से कितना होता है भाई 65% के बीच में होता है। यानी लाइम की जो कंटेंट है वो कितनी होनी चाहिए भाई 60 से 65% की होना चाहिए। यदि एवरेज की मैं बात कर लूँ इसकी एवरेज, तो ये एवरेज होता है अपना 62%, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मात्रा में पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, मेरा लाइम पाया जाता है 60 से 65%, और एवरेज यदि लिया जाए इन दोनों का तो क्या हो जाता है 62% हो जाता है। अब इसका बेसिकली काम क्या है, तो देखो बेसिकली जो लाइम है इट कंट्रोल स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस, इट कंट्रोल्स स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। यानी बेसिकली जो सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगी लाइम की कंटेंट के ऊपर, और दूसरा डिपेंड करेगी जो साउंडनेस को अफेक्ट करेगा। अब साउंडनेस क्या होता है, बेसिकली सीमेंट का जो वॉल्यूम है, ये सीमेंट के अंदर वाटर को ऐड किया जाता है उसके वॉल्यूम के अंदर चेंज कितना होता है, तो वो होती है अनसाउंडनेस, ठीक है। चेंज ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब सीमेंट मेरा अनसाउंडनेस, और चेंज नहीं हो रहा है तो सीमेंट का मतलब क्या है, साउंडनेस है। इस चीज़ को क्या करती है, कंट्रोल करता है मेरा लाइम। वही मैं बात करूँ यदि इसकी डिफिशियंसी हो, सीमेंट की डिफिशियंसी, लाइम के डिफिशियंसी हो सीमेंट के अंदर, तो इससे क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी और सेटिंग एक्शन पे इसके ऊपर फर्क पड़ेगा, ठीक है। क्या होगा, सेटिंग एक्शन के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। तो इट्स डिफिशियंसी, यदि मैं लाइम की डिफिशियंसी की बात करूं, इट्स डिफिशियंसी, अब यानी इसकी कमी, डिफिशियंसी मतलब क्या होता है भाई, कमी, ठीक है। तो यदि इसकी डिफिशियंसी है, इट्स डिफिशियंसी अफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ एंड सेटिंग एक्शन, ठीक है। यानी कि जितना जो सीमेंट है वो सेट हो रहा है, ठीक है, तो वो सेट होने का भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेरा लाइम के ऊपर डिपेंड करता है। यदि मैं बात करूं कि अब सेटिंग क्या होता है, यदि कोई सीमेंट है उसको प्लास्टिक स्टेज से दूसरी प्लास्टिक स्टेज के अंदर जो चेंज होता है, ठीक है, यानी प्लास्टिक स्टेज मतलब क्या होता है, जब आप उसको किसी भी मोल्ड के अंदर ढाल सकते हो, यानी किसी भी सांचे के अंदर डाल सकते हो, उस स्टेट को अपन कह देते हैं प्लास्टिक स्टेट। तो प्लास्टिक स्टेट से सॉलिड स्टेट के बीच का जो पोर्शन होता है उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, सेटिंग कह देते हैं, ठीक है। तो ये तो अपनी क्या होगी, डिफिशियंसी क्या हो गया। वहीं यदि मैं बात करूं एक्सेस की, एक्सेस का मतलब क्या होता है भाई, ज़्यादा मात्रा के अंतर्गत, एक्सेस ऑफ लाइम, यदि लाइम का क्या है, मात्रा ज़्यादा है, तो एक्सेस होने की वजह से क्या हो जाएगा, इट कॉजेज साउंडनेस, अनसाउंडनेस, इट कॉजेज
अनसाउंडनेस, अनसाउंडनेस। यदि लाइम की कंटेंट ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा मेरा सीमेंट अनसाउंडनेस हो जाएगा। एंड अनसाउंडनेस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंड एंड डिसइंटीग्रेट, एक्सपेंड एंड डिसइंटीग्रेट, एक्सपेंड एंड डिसइंटीग्रेट, यानी कि फूल जाएगा और फूलने के बाद में क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो ये बेसिकली मेरा क्या हो गया, लाइम का काम हो गया। भाई लाइम का सबसे पहले क्या याद रखना है, लाइम कितना परसेंट होता है, एवरेज की बात करें तो 60 से 65% होना चाहिए, एवरेज अपन 62 ले लिया। क्या काम आता है, कंट्रोल स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस, इसको इफेक्ट करता है। यदि इसकी डिफिशियंसी है तो डिफिशियंसी से इसके स्ट्रेंथ पर फर्क पड़ेगा और सेटिंग एक्शन पर फर्क पड़ेगा। सेटिंग एक्शन का मतलब क्या होता है, प्लास्टिक स्टेट से सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होने के बीच में जो टाइम लगता है उसको हम सेटिंग टाइम कह देते हैं। नेक्स्ट, यदि लाइम का एक्सेस है तो एक्सेस की वजह से सीमेंट क्या होता है मेरा अनसाउंडनेस हो जाता है, और अनसाउंडनेस की वजह से क्या हो जाता है, सीमेंट के अंतर्गत एक्सपेंड होगा, और एक्सपेंड क्या हो जाएगा, एक्सपेंड होने के बाद में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यदि कंपोनेंट की मैं बात करूँ, सेकंड अपना आता है सिलिका, सिलिका। ठीक है, और सिलिका का मतलब SiO2। यदि मैं कंपोजिशन की बात करूं तो इसका बेसिकली जो कंपोजिशन होता है, सिलिका का जो कंटेंट होता है वो होता है अपना 17 से लेके 25%, 17 से लेके 25%। वहीं यदि मैं इसके एवरेज की बात कर दूं तो एवरेज कितना हो जाएगा मेरा 22%। यदि आपसे एक पूछा जाए तो आप 22% बताएंगे, और यदि आपसे एक लिमिट पूछ ली जाए तो क्या बताओगे आप, 17 से लेके 25% तक सिलिका इसके अंतर्गत होता है। अब इसका काम क्या है, इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ, इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ, यानी कि ये क्या देता है भाई, स्ट्रेंथ देता है मेरा। ठीक है, इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ। वहीं यदि मैं एक्सेस की बात करूँ, यदि एक्सेस में होगा तो क्या हो जाएगा, इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ बट सेटिंग एक्शन इज प्रॉन्ग्ड। ठीक है, इफ इन एक्सेस, इफ इन एक्सेस इट इंक्रीज strength but setting time is prolonged, setting time is prolonged। ठीक है, यानी कि जल्दी से सेट नहीं होगा, यानी कि सेटिंग होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। स्ट्रेंथ तो अगेन इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो इसकी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि उसको सीमेंट को प्लास्टिक स्टेट से सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होने के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, थर्ड जो है वो होता है अपना एल्यूमिना। क्या होता है भाई, एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या बोलते हैं अपन, Al2O3। ठीक है, इसकी यदि मैं परसेंटेज की बात करूँ तो एल्यूमिना का जो परसेंटेज होता है वो होता है 3 से लेके 8%। कितना होता है, 3 to 8%। यदि मैं एवरेज की बात करूँ तो एवरेज क्या कर देंगे अपन, 5%। एवरेज मेरा क्या हो जाएगा भाई, 5% इसके अंतर्गत हो जाएगा। वहीं यदि मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ कि भाई एल्यूमिना का काम क्या होता है, तो बेसिकली एल्यूमिना जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो क्विक सेटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आप लिख सकते हैं एल्यूमिना रेस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग, रेस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग, यानी इससे क्या होगा, ये बहुत जल्दी सेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक कहानी। यानी एल्यूमिना जो है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है भाई, क्विक सेटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वहीं यदि मैं बात करूँ एक्सेस की, यदि एल्यूमिना की भी कंटेंट क्या कर दी मैंने, एक्सेस में कर दी, तो स्ट्रेंथ डिक्रीजेज इफ एल्यूमिना इन एक्सेस। तो आप क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ decreases if alumina increases, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी इसकी, डिक्रीज हो जाएगी, यदि आपने क्या कर दिया भाई, एल्यूमिना की कंटेंट को क्या कर दिया है यहाँ पे, इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन आते हैं, देखो लाइम हो गया अपना, मेन जो 3 है इंग्रेडिएंट वो लाइम है, सिलिका है एंड एल्यूमिना है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन कैल्शियम सल्फेट। एक मिनट, नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है उसके अपन बात करते हैं कैल्शियम सिलिकेट। फोर्थ वन हो जाएगा अपना कैल्शियम सिलिकेट।
ठीक है। और कैल्शियम सिलिकेट को क्या डिनोट्स करेंगे अपन, CaSO4, ठीक है, CaSO4, और वैसे इसको जिप्सम भी बोल दिया जाता है, जिप्सम, ठीक है। याद रखने के लिए आप इसको जिप्सम भी रख सकते हैं। तो बेसिकली जो जिप्सम की जो कंटेंट होती है वो अपनी होती है 3 to 4%। कितना होता है भाई कंपोजिशन, 3 to 4%। और ये बेसिकली क्या काम आता है कि जो सेटिंग टाइम है उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए अल्टीमेटली ये क्या करता है, बैलेंस करता है किसको, एल्यूमिना को, ठीक है। तो इट इंक्रीजेज सेटिंग टाइम ऑफ, इट इंक्रीजेज सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, इट इंक्रीजेज सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। जब बेसिकली क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट को यदि पहले से रॉ मटेरियल के अंतर्गत नहीं है तो इसको जब अपन क्लिंकर को पीसते हैं, पोलराइजेशन जब उस क्लिंकर का करते हैं तो उस टाइम अपन क्या कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। ये क्या करेगा, जिससे कि जो सीमेंट का पेस्ट है उसको प्लास्टिक ही बनाए रखता है एक लंबे टाइम तक, ठीक है। यदि आपने एल्यूमिना को कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो वो क्या अपनी सेटिंग को प्रोलॉन्ग, मतलब सेटिंग को क्या करता है, इंक्रीज कर देगा, जल्दी से सेट कर देगा। लेकिन आपको पता लगा कि आपको यूज़ तो उसको आधे घंटे बाद करना है, लेकिन तब तक तो सीमेंट मेरा सेट हो चुका है। तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए अपन क्या डालते हैं भाई, जिप्सम डालते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट हो गया अपना आयरन ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3, ठीक है, Fe2O3। यदि मैं परसेंटेज की बात करूं तो ये बेसिकली परसेंटेज होता है इसका 0.5 से लेकर 0.5 to 6% तक ही होता है। यदि इसका एवरेज ले लिया जाए तो एवरेज हो जाएगा मेरा 3%। एवरेज कितना हो जाता है, 3%। बेसिकली जो फेरिक ऑक्साइड है, या फिर मैं बात करूं आयरन ऑक्साइड की, तो ये अपने सीमेंट के लिए क्या देता है भाई, कलर देता है, ठीक है। ये क्या बेसिकली क्या देता है भाई, कलर देता है। तो गिव्स कलर एंड हेल्प टू फ्यूजन ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट। तो आप क्या लिख सकते हो, गिव्स कलर एंड हेल्प्स इन फ्यूजन ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स। तो देखो बेसिकली जब अपन बात कर रहे हैं सीमेंट की, जब रॉ मटेरियल के अंदर डालते हैं तो जो फेरिक ऑक्साइड है वो क्या बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, और इंग्रेडिएंट की वजह क्या होता है, थोड़ा जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो बाकी जो मटेरियल हैं उनके फ्यूजन में क्या कर देता है, अपनी हेल्प कर देता है, ठीक है। और यदि अब मैं वही बात कर देता हूँ इसका एक्सेस में, यदि आयरन ऑक्साइड क्या होगा मेरा एक्सेस के अंदर होगा, यानी कि 3% से 6% से यदि ज़्यादा होता है तो ये क्या कर देता है, उसको हार्ड कर देता है। क्या कर देता है, इट इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ सीमेंट, ठीक है। या फिर अपन कह सकते हैं एक्सेस इट प्रोड्यूस द हार्ड क्लिंकर, यानी कि जो क्लिंकर का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या होगा, हार्ड होगा। फिर उनको क्या होगा, पोलराइजेशन के अंतर्गत अपने को दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ दिस हार्ड्स द क्लिंकर्स, यानी इसका जो एक्सेस होगा तो उससे क्या हो जाएगा, मेरे क्लिंकर्स हैं वो क्या हो जाएंगे भाई, हार्ड हो जाएंगे, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्राइंड, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्राइंड। जब उनको ग्राइंड करेंगे तो वहाँ पे अपन को थोड़ी सी इश्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर MgO, ठीक है। तो मैग्नीशिया बोल सकते हैं आप चाहो तो, मैग्नीशिया, ठीक है, मैग्नीशिया, या फिर आप बात करते हो डायरेक्टली लिख दो MgO। यदि मैं वही केमिकल कंपोजिशन की बात करूं तो इसका परसेंटेज होता है वो आयरन ऑक्साइड से थोड़ा कम होता है, यानी कि 0.5 to 4%, ठीक है। वहीं यदि मैं एवरेज की बात कर लूं तो इसका जो एवरेज हो जाएगा वो कितना होता है, 2%। एवरेज हो गया अपना 2%। वहीं इसका काम क्या है, मैग्नीशिया ऑल्सो गिव्स द कलर, ठीक है, इट इम्पार्ट्स कलर एंड हार्डनेस। It imparts color and hardness, यानी कि जो मैग्नीशिया है वो भी क्या देता है अपने को, सीमेंट के अंतर्गत कलर देता है और क्या करता है, हार्डनेस देता है। हार्डनेस का मतलब क्या होता है, रिजिडिटी ऑफ द पेस्ट, यानी उसकी सरफेस को यदि आप आइडेंटिफिकेशन करो, अब हार्डनेस का आप लिख सकते हो रिजिडिटी टू पेस्ट, रिजिडिटी टू
पेस्ट को क्या करता है भाई, रिजिडिटी क्या करता है भाई, प्रोवाइड करता है। वहीं यदि मैं मैग्नीशिया की एक्सेस की बात करूं, ठीक है, तो एक्सेस मेक्स द सीमेंट अनसाउंड। वही यदि जैसे लाइम की एक्सेस हो, उसी तरह से यदि मैग्नीशिया की भी एक्सेस होगी तो सीमेंट मेरा क्या हो जाएगा भाई, अनसाउंड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे कि सल्फर की बात कर लेते हैं, SO3। ठीक है, SO3 की भी इसीलिए अपन क्या कह देते हैं भाई, सल्फर ट्राईऑक्साइड। ये ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। सल्फर ट्राईऑक्साइड की अपन बात करें तो इसकी कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए, यानी कि 1 to 3%, 1 से 3% से ज़्यादा क्या है मेरा सल्फर ट्राईऑक्साइड नहीं होना चाहिए। ये भी क्या करता है, इन एक्सेस के अंदर होगा, एक्सेस मेक्स सीमेंट अनसाउंड। इसकी वजह से भी क्या होता है, अनसाउंड, यानी कि लाइम हो गया, मैग्नीशिया हो गया और सल्फर ट्राईऑक्साइड हो गया, इसकी वजह से भी सीमेंट मेरा क्या हो जाता है, अनसाउंडनेस हो जाता है। वहीं मैं बात करूं एल्कलीज, ठीक है, एल्कलीज, तो बेसिकली एल्कलीज को क्या कहा जाता है, सोडा। एल्कलीज को क्या कहा जाता है भाई, सोडा कहा जाता है। इसकी कंटेंट भी क्या है, 0.5 से लेके 0.5 to 1.3% के बीच में होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये रेजिड्यू रह जाता है, यानी ये पूरी तरह से क्या होता है, बर्निंग इसकी नहीं होती है, यानी कैल्सिनेशन इसका नहीं होता है, तो ये क्या हो जाता है, दीज आर द रेजिड्यू, ठीक है। तो ये बेसिक से केमिकल कंपोजिशन अपन ने यहाँ इस लेक्चर के अंतर्गत देखा कि किसका क्या कंटेंट होता है, उसकी प्रेजेंट्स में, यानी कि उसकी वजह से क्या इफेक्ट अपना होगा कि भाई साउंडनेस देगा, स्ट्रेंथ देगा,